एर्दोगान की नेतन्याहू को सीधी चेतावनी, यरूशलेम कोई सौदेबाजी का सामान नहीं, अल कुदस से एक भी कंकर नहीं देंगे। आखिर तुर्की राष्ट्रपति ने क्यों कहा हम सुल्तान अब्दुल हमीद के वारिस हैं, उन्हीं की राह पर चलेंगे। बताएंगे पूरा मामला क्या है। और अगली खबर में आपको बताएंगे नीदरलैंड के हेग में इजरायली दूतावास को आग लगाने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। इजरायल के खिलाफ आखिर क्यों तेजी से बढ़ रहा नफरत, और साथ में मिस्र की तरफ से इजरायल पर 100 ड्रोन छोड़े गए, जिससे इजरायल की टेंशन बढ़ गई है। अब उनके लिए नया खतरा पैदा हो गया है। लेकिन यह क्यों छोड़ा गया, इजरायल का क्या कहना है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इन्हीं के साथ यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में आयोजित टेक्नोफेस्ट 2025 में इजरायल को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि यरूशलेम यानी अल कुदस की पवित्र धरोहर कोई सौदेबाजी का सामान नहीं है, और तुर्की इजरायल को इस शहर का एक भी कंकर नहीं देगा। एर्दोगान ने अपने बयान में कहा आज भी बेशर्मी से वो सिलोआम शिलालेख के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम तुम्हें ये शिलालेख नहीं देंगे, बल्कि अल कुदस शरीफ से एक भी कंकर नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम सुल्तान अब्दुल हमीद के वारिस हैं और उसी राह पर चल रहे हैं। हम कभी भी यरूशलेम से अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। एर्दोगान ने गाजा के फिलिस्तीनियों को सलाम पेश किया और उनके उस हौसले की तारीफ की जिससे वो इजरायल की नरसंहारकारी कार्रवाइयों के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये बयान उस समय आया जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने 1998 में तुर्की से 2700 साल पुराने सिलोआम शिलालेख को मांगा था। ये शिलालेख उस्मानी दौर से इस्तांबुल में संरक्षित है और इजरायल कई बार इसे हासिल करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार तुर्की ने साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मेसूत इल्मास से यह शिलालेख मांगा था, क्योंकि यह साबित करता है कि यरूशलेम 2700 साल पहले यहूदी शहर था। नेतन्याहू के अनुसार उन्होंने तुर्की को ऑफर भी दिया था कि इस शिलालेख के बदले वो हजारों उस्मानी कलाकृतियों में से कोई भी देने को तैयार है, लेकिन इल्माज ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि अगर यह शिलालेख इजरायल को दिया गया तो तुर्की जनता, खासकर उस समय इस्तांबुल के मेयर रहे एर्दोगान की अगुवाई में भड़क जाएगी। इसके बाद नेतन्याहू ने हाल ही में यह तक कह दिया यरूशलेम हमारी सिटी है, एर्दोगान ये तुम्हारी सिटी नहीं है, ये हमेशा हमारी यानी यहूदियों की सिटी रहेगी और कभी दोबारा बांटी नहीं जाएगी। नेतन्याहू की इस बयानबाजी के जवाब में एर्दोगान ने भी उन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि ज़ायोनिस्ट इजरायल का ताल्लुक सिर्फ आतंकवाद और फासीवाद से है। एर्दोगान ने साफ कहा हम यरूशलेम को गंदे हाथों से नापाक नहीं होने देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला सिर्फ एक शिलालेख का नहीं है, बल्कि यह खुद मुख्तारी, इतिहास और इंसाफ का सवाल है। एर्दोगान ने ऐलान किया कि तुर्की की जंग तब तक जारी रहेगी जब तक 1967 की सीमाओं पर एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी कायम नहीं हो जाता। एर्दोगान ने यरूशलेम की सार्वभौमिक अहमियत पर बल देते हुए कहा यरूशलेम की हिफाजत करना यानी अल कुदस की हिफाजत करना इंसानियत की हिफाजत करना है। अल कुदस की हिफाजत करना अमन और इंसानियत की हिफाजत करना है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नीदरलैंड के शहर हेग में एक शख्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उसने इजरायली दूतावास में आग लगाने की कोशिश की। यह घटना उस बढ़ती लहर का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें दुनिया भर में लोग गाजा पर इजरायल के खून खराबे के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। डच अधिकारियों के मुताबिक ये वाकया शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। आरोपी ने दूतावास में घुसने और आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि इस दौरान दूतावास के किसी भी स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस घटना को अपने विदेश मिशनों पर हुए हमलों की एक और कड़ी बताया। वहीं नीदरलैंड में इजरायल के राजदूत जवी वेपनी ने कहा आज रात फिर हमारी एम्बेसी में घुसपैठ की कोशिश हुई। ये एक और गंदा हमला है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये घटना तब हुई जब हाल के महीनों में नीदरलैंड में इजरायल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और हमले होते रहे। अगस्त में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने एम्बेसी का दरवाजा तोड़कर उस पर लाल रंग फेंक दिया था।
पिछले साल मार्च में भी एक शख्स ने दूतावास पर जलता हुआ सामान फेंका था। अगस्त में एक हॉलीडे पार्क में एक इजरायली परिवार पर हमला हुआ और नवंबर में एम्स्टर्डम में इजरायली फुटबॉल फैंस से झड़पें हुई। ये सारी घटनाएं ऐसे वक्त हो रही है जब गाजा पर इजरायल के हमलों को लेकर दुनिया भर में नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई सरकारें और संगठन अब खुलकर इस खून खराबे की निंदा कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों की तकलीफ को मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने में मिस्र से 100 से ज्यादा ड्रोन इजरायली इलाके में दाखिल हुए हैं। इनमें से कुछ ड्रोन सिर्फ जासूसी या सामान की तस्करी के लिए नहीं बल्कि हथियार लेकर भी आए थे। इजरायली न्यूज वेबसाइट भोल ने दावा किया कि ये ड्रोन आने वाले समय में हमले के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई और इजरायल को डर सताने लगा है। इजरायल की फौज ने माना कि ज्यादातर ड्रोन को रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो अपनी खुफिया क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं और नए हथियार व तकनीक विकसित कर रहे हैं ताकि इन ड्रोन का मुकाबला किया जा सके। इजरायल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान 11 ने बताया कि आर्मी और बॉर्डर गार्ड ज्यादातर ड्रोन तस्करी को रोकने में नाकाम रहते हैं। वो अक्सर असलियत से कम संख्या बताते हैं ताकि नाकामी ज्यादा सामने ना आए। एक बॉर्डर गार्ड अक्सर जो मिस्र की सीमा पर तैनात है, उन्होंने कान को बताया, यहाँ बहुत काम होता है, गश्त, खुफिया निगरानी, खास ऑपरेशन, लेकिन ज्यादातर मेहनत बेकार चली जाती है। अगर हमें मिस्र की तरफ से कोई गाड़ी भी नजर आए तो जब तक हमारी फोर्स वहां पहुंचती है तस्कर गायब हो चुके होते हैं। कभी कभी ही हम किसी ड्रोन को रोक पाते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पिछली रात और आज सुबह रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर कई हमले किए। दोनों तरफ से दावा है कि उन्होंने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस लगातार और बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है और पश्चिमी देशों से और मदद की गुहार लगाई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने रिपोर्ट दी कि रूसी सुरक्षा बलों ने सूमी इलाके में यूक्रेन के 3 जवाबी हमले नाकाम कर दिए और यूक्रेनी वार इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। साथ ही कई सिस्टम नष्ट किए और एक प्लाटून कमांडर को मार गिराया। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने पूर्व और दक्षिण में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 40 मिसाइलें और करीब 480 ड्रोन दागे, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये हमले आम लोगों को डराने और अहम ढांचे को तबाह करने के लिए किए जा रहे हैं। डनिप्रो और जपोरिजिया इलाकों में भी भारी हमले हुए, जिनमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। वहीं यूक्रेन की सेना का कहना है कि उन्होंने रूसी डिफेंस लाइन तोड़कर 3 से 7 किलोमीटर तक बढ़त हासिल कर ली है। जेलेंस्की ने कहा कि इस पलटवार से रूस की बड़ी योजना नाकाम हुई और हमारी सेना रोज रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से गुहार लगाई है कि उन्हें और एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएं और रूस पर और कड़ी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि रूस का हर हमला सिर्फ डर फैलाने और आम लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।